जवाहरलाल दर्डा जी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो आज़ादी मिली ही मिली थी, लेकिन आज़ादी के परिणाम, सुपरिणाम, दुष्परिणाम ये सब सामने नहीं आए थे। लोकेश मुनि जी के बारे में क्या कहूं। 80 के दशक में जब पहली बार इनसे मिलना जुलना शुरू हुआ तो उस समय हम इनको युवा क्रांतिकारी मुनि कहते थे। इनके कार्यक्रमों में भी मैं गया, कई जगह हम लोगों का। मुकुल वासनिक जी, हमारे चिरंतन मित्र आलोक मेहता जी, आपके बारे में बात करो, रामदास अठावले जी को कौन नहीं जानता है। तावड़े जी बैठे हैं, सब परिचित हैं। इस सभागार में तमाम सभी पार्टियों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ पत्रकार, और आगे पीछे मत दिखे, सबसे पीछे नीरजा चौधरी बैठी हैं, वो जगह नहीं मिली, बाद में आई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और अंत में नाम लूँगा मंचासीन विजय दर्दा जी से। बहुत सारी बातें जवाहरलाल दर्डा जी के बारे में कही गई। अधीर रंजन जी ने उनका पूरा जीवन वृत्त बता दिया, विजय जी ने बहुत सारी बातें कहीं। अब राजेंद्र जी और इनके पास तो अनंत कथाएं होंगी जो यहाँ शायद कही नहीं जा सकती हैं, उनका विस्तार संभव नहीं है, बाकी इस पुस्तक में समाहित है। मैं जवाहरलाल दर्डा जी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो थोड़ा सा अलग हैं लेकिन उनसे जुड़ी हुई हैं। पहले तो व्यक्तिगत संदर्भ, मेरा उनसे मिलना जुलना आरंभ हुआ था वर्ष 1979 में, 79 में। हुआ यह कि जब ये जहाँ पर सरकार चल रही थी, मिली जुली जनता पार्टी की सरकार, और ये लग रहा था कि जाने वाली है, तो हम लोगों ने अगले चुनाव की तैयारी 1 साल पहले शुरू कर दी थी, इस संभावना में, और उनकी भाषा में कहूँ तो इस आशंका में वो भी थे। उस समय लोगों को अनुमान नहीं था, लेकिन आज़ाद जी उस समय युवक कांग्रेस के बड़े नेता थे, सब चमकदार लोगों में गिने जाते थे नई पीढ़ी के। तो 79 में हम लोगों ने तैयारी की थी, खासतौर से सारे प्रचार वगैरह की, और ये दायित्व तो इंदिरा जी ने सौंपा था पत्रकार और वरिष्ठ कवि श्रीकांत वर्मा को और मुझको। उस समय, अब यहाँ नाम लेना बहुत उचित नहीं है, सारे वरिष्ठ पत्रकार जिनकी सद्भावना कांग्रेस के और कांग्रेस के मूल्यों के साथ थी, मैं व्यक्तियों की बात नहीं करता, कांग्रेस के मूल्यों के साथ जिनकी सद्भावना थी, वो सब आया करते थे। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं। आज जहाँ आप लोगों की पत्रकार वार्ता होती है 24 अकबर रोड में, वो एक बड़ा चबूतरा हुआ करता था। तो शाम को वहाँ कुर्सियाँ डाल के सब लोग बैठते थे और कई कई घंटे तक गपशप हुआ करती थी। कभी कभी अकस्मात जवाहरलाल दर्डा जी वहाँ जाते थे। जब दिल्ली में आए तो शाम के समय आकर के वो बैठ के चर्चा करते थे। उसके बाद तो मिलना जुलना बना रहा। जब भी आईसीसी आते थे, संयोग से मैं 39 साल रहा वहाँ, तो 3 पीढ़ियों से मेरा संपर्क रहा, तो वो आते थे। मैं कई बार सोचता था कि ये आते हैं, ये जो बात करते हैं इतने सहज भाव से, कई बार हम लोग चिंता वाली बातें करते थे, लेकिन वो चिंता वाली बातों में भी, और यहाँ सब लोग काफी लोग उनसे मिले होंगे, उनके चेहरे पर चिंता का भाव नहीं आता था। दुखी होते थे तो उनके चेहरे पर दुख का भाव नहीं आता था। अशांत होते थे, अशांति का भाव नहीं आता था। और मजे की बात यह है कि जब प्रसन्न होते थे आंतरिक रूप से, जब वो पदासीन रहे और उनका नाम और उनकी चर्चा थी, तो उस समय अतिशय प्रसन्नता भी नहीं दिखती थी। अकस्मात जब मैं इस पुस्तक को देख रहा था, तो उस पुस्तक के बाद मुझे अचानक एक याद आया
मैं उस धर्म के विषयों पे नहीं जाना चाहता, वो तो लंबी कथा है और बड़ी लंबी चर्चा है। लेकिन उसमें एक जगह रामचरितमानस में अपने बारे में बहुत नहीं कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने एक वो किया है कि मैं राम को क्यों मानता हूं। मुझे लगता है उसका मूल इसमें है, प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मतलब वो राम की वह मुख मुद्रा मेरे लिए मंगलकारी हो, जो वनवास के समाचार से दुखी नहीं हुई और राज्याभिषेक से इससे पहले प्रसन्न भी नहीं हुई थी। मैं समझता हूं ये जो एक आदर्श है, उस आदर्श के पालन में जवाहरलाल दर्दा जी का जो चेहरा सामने आता है, तो मुझे लगता है वो भी एक प्रतीक है उनके जमाने का। संयोग से जो लोग 75 और 85 के बीच में हैं, वो एक ऐसे समय पैदा हुए हैं जो असाधारण समय था। आजादी मिली ही मिली थी, लेकिन आजादी के परिणाम, सुपरिणाम, दुष्परिणाम ये सब सामने नहीं आए थे। 85 से ऊपर वालों ने तो सब कुछ देखा, आजादी की लड़ाई देखी, उसमें जवाहरलाल दर्दा जी आते हैं। तो उस समय के लोगों को इन सब पीढ़ियों से मिलने का, उनसे चर्चा करने का और उस समय को देखने का अवसर मिला। और उस समय की जो मूल्यवत्ता थी वो थोड़ा भिन्न होती थी। आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस परिदृश्य से भी वो अलग हुआ करती थी। तो वे जो सारे संस्कार थे, और आप देखिए एक युवा आजादी की लड़ाई देख रहा था तो उस आंदोलन में गया। जब आजादी मिल गई, मैं इसको इसलिए आत्मसात कर पाया, ये विजय जी वगैरह से इतनी भेंट मुलाकात हुई, लेकिन मैंने इन प्रसंगों की चर्चा नहीं की, इसलिए आत्मसात कर पाया। एक आजादी जब मिली तो वो युवा उतना सत्ता के पीछे नहीं गया। पहले उसने क्या चुना, वो भूदान आंदोलन में पहले सक्रिय हुए और वहां से लेकर के बाद में वो राजनीति में आए। ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग इसको समझेंगे, वही समझ सकता है जो गांधीवादी मूल्यों में पूरा विश्वास करता हो। तो इस तरह से उनके जीवन का आरंभ हुआ। अब इस ये जो आज की स्थिति पर जाएं, गांधी जी ने एक बात लिखी है कि राजनीति में आदमी क्यों आता है। आज के हिसाब से आप उसको देखेंगे तो कुछ चीज आपको अच्छी लगेगी। मैं उनको, गांधी जी को कोट करना चाहता हूं। अब उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में जो रुचि ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं। आपने आजादी लड़ी, सब कुछ हुआ, गांधी जी उससे अलग हुए। उन प्रसंगों में जाएं कि उन्होंने गांधी वांग्मय में जो संग्रहित हैं, आजादी के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और क्या सारी चीजें थी, ये साधारण बात नहीं है। राजनीतिक कर्म एक विवशता थी, और मैंने उस समय की पीढ़ी के बारे में, पीढ़ी में मैंने ये बात देखी है। ये संयोग है कि मेरी राजनीति मूल रूप से आंदोलनों से शुरू हुई थी। मैं तो डॉक्टर लोहिया के साथ रहा, उनके साथ जेल में भी रहा, बाहर भी रहा, तो मेरी दृष्टि दूसरी थी। बाद में 67 में उनके देहावसान के कुछ समय बाद इंदिरा जी के कहने पर मैं राजनीति यहाँ कांग्रेस में आया। गांधी जी ने लिखा, ये लिखा उन्होंने यंग इंडिया में 12 मई 1920 को, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने से एक साल पहले। और वो 20 का वो समय था जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। तभी 21 में ये जो तिलक विद्यापीठ की स्थापना हुई थी और उसकी आधारशिला गांधी जी ने रखी थी। वो ये गांधी जी का प्रस्ताव था कि तिलक जी की याद में एक विद्यापीठ यानी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। उस साल गांधी जी ने लिखा, मेरे भीतर बैठे राजनीतिक ने मेरे एक भी निर्णय को मुख्य रूप से प्रभावित नहीं किया है। मेरे भीतर बैठे राजनीतिज्ञ ने मेरे एक भी निर्णय को मुख्य रूप से प्रभावित नहीं किया है, और यदि मैं राजनीति में भाग लेता दिखाई देता हूं तो वो केवल इस कारण कि आज राजनीति ने सर्प की कुंडली की भांति हमें जकड़ लिया है। 1920 में 103 साल पहले
और उस सर्प ने आज किस तरह आम आदमी को जकड़ रखा है, हम आप आज सब देख रहे हैं और अच्छी तरह से देख रहे हैं कि आज राजनीति ने सर्प की कुंडली की भांति हमें जकड़ लिया है और व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे इससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस सर्प के साथ संघर्ष करना चाहता हूं। जैसा कि कमोबेश सफलता के साथ जानकर 1884 से और अनजाने जैसा कि मैंने अब समझा है होश संभालने की उम्र से करता आ रहा हूं। वो जमाना ऐसा था आजादी के बाद का कि एक आदत पड़ गई थी युवाओं की सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। 60 के दशक के आरंभ में जो हम लोग विद्यार्थी थे, आंदोलनों में भाग लेते थे, तो जो लोग हिचकते थे आंदोलनों में आने से, उनको हम कहते थे ये युवा ही नहीं है। ये युवा होता अगर तो ये सत्ता और व्यवस्था के समर्थन में नहीं खड़ा होता। और आजाद जी कि मेरा रिश्ता जुड़ा था, सामने बैठे हैं अकेले की बातचीत में शुरू में, वहां जम्मू कश्मीर से पैदा हुआ एक लड़का जब पढ़ता था तो वो गांधी से प्रभावित था, वो गुलाम नबी आजाद हैं। इन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने ये सवाल किया कि आप राजनीति में क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गांधी ने प्रभावित किया था। अब मैं समझता हूं उनके भीतर गांधी को स्थायी भाव से जीवित रहना चाहिए, यही कह सकता हूं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये आज की राजनीति के बारे में इससे जोड़ के, ये सब उस किताब से संबंधित है। एक जगह मैंने पढ़ा कि जवाहरलाल दर्डा जी को मंत्री पद छोड़ने और इस समय कभी कोई कष्ट नहीं हुआ कि रहेगी कि जाएगी या नहीं होगा, निष्प्रिय भाव से लेते थे। और विजय जी के बारे में आपको कह दूं, इनसे मैंने कभी नहीं पूछा भाई आप क्या हैं, आपकी क्या पसंद नापसंद है। अब ये पता नहीं कैसे हैं, आप लोग जाने, लेकिन जब ये पहली बार मिले तो जवाहरलाल दर्डा जी के सुपुत्र हैं, इसी प्रमाण पत्र के नाते मैंने इनसे अपनापन जोड़ लिया। ये एक और चीज कहना चाहता हूं, आज की राजनीति के परिदृश्य में तो मुझे एकदम उस समय गांधी जी की कई बातें याद आई। आज हम लोग कहते हैं भाई दिस इज कोलिशन एरा, इतने समझौते होते हैं राजनीति में और सभी समझौतों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। एक आध दानिश-अली जी शायद चल निकल गए, कई लोग हैं यहां पर। गांधी जी ने एक बहुत मजेदार बात कही थी और आजादी से पहले कही थी, विभिन्न हितों की संतुष्टि के लिए मंत्रियों के पद बनाना निश्चित रूप से गलत होगा। यह मैं चलते चलते मैंने गांधी वाङ्मय से एक फोटो ले लिया इसका। विभिन्न हितों की संतुष्टि के लिए मंत्रियों के पद बनाना निश्चित रूप से गलत होगा। यदि मैं प्रधानमंत्री हूं और मुझे इस तरह के दावों से परेशान किया जाए तो मैं तो अपने निर्वाचकों से कह दूं कि वे मेरे स्थान पर दूसरा नेता चुन लें, मैं समझौता नहीं करूंगा। इस तरह के पद और महत्वपूर्ण है, इस तरह के पद तटस्थ भाव से धारण किए जाने चाहिए। ऐसा न हो कि आप उनसे चिपक ही जाएं। यहां तो ऐसा चिपकना चाहते हैं लोग कि कभी कभी लगता है कि मृत्यु ही छीन सकती है उस भावना को और कुछ नहीं हो सकता। कहीं ऐसा न हो कि आप उनसे चिपक ही जाएं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि स्वार्थी और पथ भ्रष्ट कट्टर समर्थकों को इस बात की छूट मिल जाए कि वो प्रधानमंत्री के ऊपर स्वयं को थोप कर राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध कर सकें। कोई प्रधानमंत्री एक क्षण के लिए भी, यह और महत्वपूर्ण है, कोई प्रधानमंत्री एक क्षण के लिए भी अपनी पसंद की स्त्री अथवा पुरुष को पार्टी के ऊपर नहीं थोप सकता। कोई प्रधानमंत्री, वो प्रधान इसलिए है कि पार्टी को उसकी योग्यता, लोगों के विषय में उसकी जानकारी तथा उसके अन्य गुणों पर पूरा पूरा भरोसा है। और ये जानते हैं आप कब लिखा था? 7 अगस्त 1937 को, आजादी से 10 साल पहले। तो इस तरह की कल्पनाशील नेतृत्व के अंतर्गत
जिस युवक ने शिक्षा ग्रहण की होगी, जो उससे प्रेरणा ली होगी, तो वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। मैं समझता हूं ये उस पीढ़ी का गुण था और जवाहरलाल दर्डा जी थे वो उसी के एक प्रतीक हैं। वो एक और समय भी था, अब ये पत्रकारिता यहां आती है। उस समय आदमी को जिसके पास जितनी शक्ति और प्रतिभा है अपनी हर क्षमता का प्रयोग करना होता था। कंधा और कलम दोनों की ताकत आजादी के साथ थी और उसके बाद जब कंधा कमजोर हुआ है या कलम कमजोर हुई है उस समय देश अपनी दिशा भटका है, तब देश पर उसका प्रभाव पड़ा है, ये हम आप सब जानते हैं। मुझे सीमा का वो है, तो इसलिए आज के समय में बहुत सारी जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, जब हम ऐसे लोगों को याद करें जो कुछ मूल्यों को लेकर के चले हैं, तो फिर देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं सांप्रदायिकता अपने में एक रोग है, लेकिन सांप्रदायिकता के साथ जातिवाद का विष जिससे आज हम पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं, मैं समझता हूं वह भी एक बहुत बड़ा दोष है। दोनों को बराबर रखना पड़ेगा और दोनों को से बराबर सावधान रहने की जरूरत है और उनसे मुक्त होने की आवश्यकता है। मैं अधिक कड़े शब्दों का नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनका सहारा लेना, स्वाधीनता के मूल्यों में भी ये दोनों बातें थी, स्वाधीनता के बाद भी थी, धर्म संप्रदाय के सारे रूपों में यह बात है। और जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक मैं नहीं समझता हूं कि हमारा राजनीतिक वातावरण शुद्ध हो सकेगा और स्वाधीनता सेनानियों को याद करने की सार्थकता भी इसी बात में है। और मैं तो मुझे कहने का नैतिक अधिकार भी है कि जहां से जब मैंने राजनीति में कदम रखा, जहां से आरंभ किया, वहां से जात तोड़ो सम्मेलन करना हम लोगों के प्रमुख मुद्दों में से एक हुआ करता था। अरे एक गलती हो गई मुझे, अगर इस पुस्तक की लेखिका अपर्णा वेलणकर जी, मैं नहीं जानता कि वो यहाँ है कि नहीं है, ओह, अगर उनकी प्रशंसा न की जाए तो मैं समझता हूं कि ये सारी बात अधूरी रह जाएगी। मैंने किताब पढ़ी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दर्डा जी को देखा नहीं, सिर्फ सुना है, लोगों से जाना है और उसको इस तरह से आत्मसात करना उस सारी बात को और उसे इस रूप में व्यक्त करना जैसे कि वो बरसों उनके साथ रही हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है लेखक की। और मैं ये कहूंगा कि वो एक रचनात्मकता की आत्मानुभूति जो मुझे इसमें मिली, रुडयार्ड किपलिंग से शुरू किया, किस तरह से वो रहे, विदेशी थे, भारत में पैदा हुए, वगैरह वगैरह। वो मैं इलाहाबाद में, जहां मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, इलाहाबाद में बहुत समय रहे हैं और उस समय वो कोर्स में भी पढ़ाए जाते थे। और जिस तरह से, मैं तो ये मानता हूं कि ये जीवन कथा नहीं है, ये उनके जीवन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो अपर्णा जी ने व्यक्त की।